हो गई ऑन वीडियो। वेरी गुड इवनिंग गाइस। बेटा कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा बोल दो, कैसे हो आप सब? तो आज हमारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होने जा रहा है। आज हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा? क्लास नंबर 8, जिसमें कुछ हमारे बच्चे पुराने थे वो आज वापस आए हैं, तो उनके लिए एक रिवीजन सीरीज, यानी ये क्लास कंप्लीटली हमारी रिवीजन बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करेंगे किस चीज का? दोबारा से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है एक बार मुझे दोबारा बताइए आयशा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हमारी डेमो क्लासेस में आप बैठे हुए थे। बताइए मेरे को फटाफट। एग्रीगेट यानी सम टोटल की बातें करूं बेटा, एक बार दोबारा से बढ़ा रहा हूं। माइक्रो एंड मैक्रो में एक ही डिफरेंस था। क्या? माइक्रो मीन्स मिनी मिनी बातें, यानी मिनी थिंग्स। जब भी मैं मिनी मिनी बातें करूं, छोटी छोटी बातें करूं, इंडिविजुअल के लेवल की बातें करूं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, यानी बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, तो बेटा जब भी बड़ी बातचीत होगी, सम टोटल की बातें करूं या इकोनॉमी एज अ होल की बातें करूं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या था? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने कितनी डिमांड करी या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ने कितनी सप्लाई करी। जब भी मैं इंडिविजुअल लेवल की बातें करूं, मिनी मिनी बातें करूं, छोटी छोटी बातें करूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी के ऑपोजिट, यानी हमारे देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब ने कितनी डिमांड करी। बेटा कैसी बातचीत है? छोटी बातचीत, बड़ी बातचीत? बड़ी बातचीत। तो बड़ी बातचीत कैसा कॉन्सेप्ट है? माइक्रो मैक्रो, मैक्रो कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है। माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, मैक्रो को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या फिर इनकम थ्योरी भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल हमारे डिमांड एंड सप्लाई, इसके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है? पूरे नेशन की डिमांड। एग्रीगेट कंजम्पशन मीन्स पूरे नेशन का कंजम्पशन। एग्रीगेट आउटपुट मीन्स पूरे नेशन का आउटपुट। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम, कौन सा कॉन्सेप्ट है? छोटी बातचीत, बड़ी बातचीत? बड़ी बातचीत। तो कैसे कॉन्सेप्ट में आएगी? मैक्रो में, माइक्रो में? इसीलिए हमारे जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें पहली यूनिट हमारी नेशनल इनकम ही है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए, आज बच्चे कह रहे हैं दोबारा से रिवीजन करा दो सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, तो एक बार हम दोबारा से कॉन्सेप्ट कर लेते हैं क्लियर अपने। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ाऊं पहले डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ाऊं? नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ लें? बेटा बताता हूं बाद में, पहले अभी वीडियो चल रही है उसके बाद बताता हूं। चलो बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? पता है किसी को नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? अरे आप लोग को तो पढ़ाया है मैंने, बता दो। इंडिविजुअल और डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? जैसे कि एक देख के मत बताओ, मेरी तरफ देख के बताओ बेटा। इधर हट जाओ, देखो दिख तो मेरा। एक साथ हाँ। रहना और उसी कंपनी से खाना कमाना खर्चा। बत्रा जी, शुभ जी और व्योम ने बहुत अच्छा बताया। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। सारे इंस्टीट्यूशन जैसे बेटा स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक इंसान यानी एक इंडिविजुअल ही हमारा नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा। रेजिडेंट का मतलब होता है देश में रहने वाला। तो बेटा देश में रहने वाला एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। कंडीशन, दो कंडीशन आती हैं कि सर उसको कब कब नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। बेटा कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी? देखो बेटा दो कंडीशन है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर करने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल करना बहुत जरूरी है बेटा। इसीलिए यहां पे ना एंड का यूज होता है। किसका यूज होता है? एंड का यूज होता है। अगर आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ो, एंड का मतलब होता है प्लस, कि ये भी और ये भी। यहां और का यूज नहीं हो रहा। Whereas if we talk about citizenship, सिटीजन कौन होता है बेटा हमारे देश का? जिसे वोट देने का अधिकार हो। सिटीजन वो पर्सन होता है जिसे वोट देने का अधिकार हो। अब दो कंडीशंस होती हैं उसमें भी, या तो पहली पूरी हो जाए या दूसरी पूरी हो जाए, तब उसे सिटीजन कंसीडर कर लिया जाएगा। एक बार ओपन कर लीजिए नोट्स अपने। सिटीजन कंसीडर करने के लिए दो कंडीशंस में से एक भी अगर फुलफिल हो गई तो उसे सिटीजन मान लिया जाता है। सर कौन सी? बेटा या तो वो बॉर्न इन इंडिया हो। अगर बॉर्न इन इंडिया नहीं है तो बेटा सरकार ने उसे अलाउ कर दिया कि चल भाई चल, तू सिटीजन बनना चाहता है, मैं तुझे बना देती हूँ सिटीजन, तो इस कंट्री का सिटीजन है। ठीक है बेटा, या तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए या सेकंड हो जाए। यानी पहली कौन सी? या तो वो बॉर्न इन इंडिया हो, चलो तब सिटीजन मान लेंगे। अगर वो बॉर्न इन इंडिया नहीं है तो क्या बेटा, सरकार ने अगर उसे अलाउ कर दिया कि जा भाई तू एक काम कर, सिटीजन बन सकता है, तो उन्हें अप्लाई करा, मैं तेरे को एग्री कर देती हूँ, ठीक है मैं अप्रूव कर देती हूँ कि तो सिटीजन बन जा।
तो बेटा उसे सिटीजन कंसिडर कर लिया जाएगा, या तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए या दूसरी हो जाए। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, कोई फॉरेनर है, क्या वो बॉर्न इन इंडिया है? नहीं है, तो क्या उसे सिटीजन इंडिया का कंसिडर करा जाएगा? नहीं करा जाएगा। बट अगर इंडियन सरकार ने, हमारी सरकार ने उस फॉरेनर को कह दिया काम कर भाई, सपोज थॉमस नाम था, थॉमस तू सिटीजन बन सकता है इंडिया का, तो क्या मैं उसे अब इंडियन सिटीजन मान लूं? मान सकते हैं, यानी दो में से एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गई तो सिटीजन मान लिया जाता है। बट नॉर्मल रेजिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल रेजिडेंट के केस में आ जाता है एंड, मतलब सर एक इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल, तब नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा जब या तो वो मोर देन 1 ईयर हमारे इंडिया में स्टे कर रहा है या किसी भी कंट्री में स्टे कर रहा है, यानी उस कंट्री में रहते हुए उसे 1 साल से ऊपर हो गया हो। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर हो गया पर बेटा उसका अगर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के साथ ना हुआ, तो क्या उससे रेजिडेंट मान लो? नहीं मानूंगा। यानी दो कंडीशंस, सर कोई इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल अगर 1 साल से ऊपर किसी भी एक कंट्री में रह रहा है, प्लस साथ ही साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी किसी देश के साथ होना चाहिए जिस देश में वो रह रहा है, रिसाइड कर रहा है। सपोज मैं अगर इंडिया में रह रहा हूँ, बेटा मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, यस सर 1 साल से ऊपर हो गया, बट मेरा खाना कमाना खर्चा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है खाना कमाना एंड खर्चा, बेटा तीनों ही मेरे इसी देश से चलने चाहिए जिस देश में मैं रह रहा हूं। सपोज अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूं, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, तो क्या मैं रेजिडेंट मान लिया जाऊंगा? नहीं सर। एक बात और बताना, सर क्या आपका रहना खाना यानी खाना कमाना खर्चा वहीं से चल रहा है? बेटा हाँ, 1 साल से ऊपर हो तो गया, तो मैं खाना कमाना खर्चा वहीं से तो कर रहूंगा, तो क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का कहलाऊंगा या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का कहलाऊंगा? ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, जहां पे भी मैं रिसाइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया, प्लस खाना कमाना खर्चा, यानी मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी देश के साथ है, इंडिया के साथ है जिसमें मैं रिसाइड कर रहा हूँ, तो क्या मुझे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका कंसिडर करा जाएगा या इंडिया का कंसिडर करा जाएगा? इंडिया का करा जाएगा। तो बेटा इसीलिए एक इंस्टीट्यूट और एक इंडिविजुअल को हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कब कहते हैं? सर अगर उसे 1 साल से ज्यादा हो जाए, प्लस यानी एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के साथ हो जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है, यानी खाना कमाना खर्चा। बेटा एक चीज ना, ये हमसे किसी ने पूछा था, सर खाना, बेटा ये लिख के नहीं हमें, खाना कमाना और खर्चा ही होता है, बट मैं याद कराता हूं इसी तरीके से, खाना कमाना और खर्चा। मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब आपको पढ़ाऊंगा ना आपकी दूसरी बुक, तो मैं वहां पे टिलर्स जो फार्मर्स होते थे, वो जमीनों पे काम करते थे, वो ग्रो करते थे, खाते थे और सो जाते थे। तो बेटा ये नहीं लिखना कि वो सो जाते थे, वो खुद के लिए ग्रो करते थे, खाते थे, यानी वो फूड क्रॉप्स ग्रो करा करते थे। ऐसा नहीं लिखना कि वो सो भी जाते थे। ठीक है बेटा, या अनुषा का हमारा क्वेश्चन था, सर खाना क्या इसमें लिखूं मैं? नहीं बेटा, हाँ ये सिर्फ याद करने के लिए बताया था मैंने आपको। यही होता है नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। बेटा एक बार चेक कर लीजिए, देश में रहने वाला, रेजिडेंट के ऊपर लिख लेना बेटा, लिख लो आप देश में रहने वाला। जिसने नहीं लिखा है वो फटाफट से लिख लो दोबारा। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूँगा। देख लिया? आप भी डीजे से हो ना? क्या? आप भी डीजे से हो ना? नहीं मैं डिजाइन से नहीं। आपने होम की स्टोरी की लाइक करी थी। मैंने लाइक कर दी ऐसी, मेरा मन करा। नहीं यार क्या बात कर रहे हो? अभी मैंने पास नहीं किया। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर करा दो एक बार, या पहले इसके कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस कराऊं? मैंने आपको होमवर्क दिया था डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के, या पहले डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ाऊं? बताइए, कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे हमारे, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट। आओ एक बार नॉर्मल रेजिडेंट के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट के क्या कुछ एक्सेप्शंस भी थे या नहीं थे? सुनिए आयशा, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है एक बार बताइए दोबारा। हाँ जी, कितने साल से ऊपर? 1 साल से ऊपर, खाना कमाना खर्चा यहीं से चल रहा हो, या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से चल रहा हो, या वहां पे उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया हो। तो बेटा क्या एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए। क्या हमारा नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है? नहीं सर, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, बेटा कोई फॉरेन ट्रैवलर है या कोई फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है,
वो ताजमहल देखने आया हमारे कंट्री में, इंडिया में आया ना, आगरा में गया जाएगा, तो बेटा 2 महीने रहा वो, 2 महीने रहा, क्या उसे मैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर लूँ? बेटा क्यों? हाँ, खाना कमाना खर्चा उसका यहाँ से नहीं चल रहा, चलो सर 2 महीने उसने खाना कमाना खर्चा यहाँ से कर भी लिया किसी भी तरीके से, बट क्या वो 1 साल से ऊपर रहा? नहीं सर। बेटा ये इसके एक्सेप्शंस है, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप एक बार नोट्स ओपन कीजिए कि इसमें कौन कौन कंसिडर नहीं करे जाएंगे, फॉरेन टूरिस्ट है या ट्रैवलर्स वगैरह विजिटर्स है ना, या फिर हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO UN हो गए, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज है, या फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसका एक्सेप्शन भी दे रखेगा, और बॉर्डर वर्कर्स हो गए या कोई कॉन्सुलेट्स ऑफिशियल्स, ये सारी चीज़, सीजनल वर्कर्स वगैरह है। बट अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सारों को। देखो बेटा, मैंने अभी आपसे क्या पूछा, फॉरेन टूरिस्ट कंसिडर करा जाएगा नहीं करा जाएगा? नहीं। क्यों सर? सर ना तो वो 1 साल से ऊपर रह रहा है, और ना ही सर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी खाना कमाना खर्चा सर ना तो इंडिया से चल रहा है, इसीलिए इसको हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर नहीं करा जाएगा। बट ये जिस देश से आया वहां का तो नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा। चलो बेटा, बॉर्डर वर्कर्स क्या हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में कंसिडर करे जाएंगे? फिर सोचो, क्या करे जाएंगे? बेटा अगर वो इंडिया के बॉर्डर वर्कर्स हैं तो ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, सर वो कहाँ के बॉर्डर वर्कर्स हैं? बेटा सपोज कोई नेपाल से आया है, या वो सीजनल वर्कर है या बॉर्डर वर्कर है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे काम करने आए, उनका खाना कमाना सब यहीं से चला, या उन्होंने कमा लिया यहाँ से, चलो सर सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो गई, नेपाल से आए थे। बट क्या सर वो 1 साल से ऊपर रह रहे हैं? नहीं सर, 1 साल से ऊपर नहीं रह रहे, वो आते हैं नेपाल से, हमारे इंडिया में काम करते हैं, कमा लेते हैं और रात को वापस चले जाते हैं। बेटा फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल नहीं हो रही थी, बट सेकंड फुलफिल हो गई, तो क्या इनको नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर कर लूं इंडिया का? नहीं सर। कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करे जाएंगे? जिस देश से वो है, यानी नेपाल से। ठीक है बेटा, तो इंडिया का कंसिडर नहीं करा जाएगा उनको। सर एक बात बता दो सर, एम्बेसीज का बता दो सर, कुछ जो फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज में काम कर रहा है। बेटा देखना, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे कोई यूएसए की एम्बेसी है, ये हमारी यूएसए की एम्बेसी है इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम एक चीज पढ़ते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एम्बेसीज जो होती हैं वो एक्सेप्शन में आती हैं, जिस देश की एम्बेसी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। ठीक है, यानी अगर यूएसए की एम्बेसी हमारे इंडिया में है तो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी वो, इंडिया की या यूएसए की? यूएसए की। ऐसे ही हमारे इंडिया की एम्बेसी बाहर भी तो हो सकती है। सपोज लंदन में हमारे एम्बेसी है, एम्बेसी होता क्या पता है आपको? चलो एम्बेसी बताता हूँ मैं आपको। बट एक बात बताओ, मैं बाहर गया, सरकार ने मुझे कहा बाहर जाओ, क्या मैं मौज मस्ती करने गया हूँ? हो सकता है मौज मस्ती करने गया, हो सकता है ना सर, क्या दिक्कत है? बेटा मौज मस्ती करने भी जा सकता हूँ, मैं घूमने चला गया, जरूरी है सरकार कहेगी? मैं वैसे ही घूमने चला गया कनाडा, लंदन चला गया, बेटा मेरा पासपोर्ट वहाँ जाके खो गया, अब मैं बड़ा परेशान, मेरे रोने निकल गए, वहाँ पे मैं करूँगा क्या? बेटा अभी तो हंस रहा हूँ, वहाँ जाके मैं रो रहा था, अब मैं करूँ क्या? मेरा पासपोर्ट खो गया, मैं वापस कैसे जाऊँगा? तो बेटा मैं किसके पास जाऊँगा? बेटा वहाँ कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो मेरी मदद कर सके, हम इंडियंस की मदद कर सके। बेटा जब वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो क्या उनका एक पर्टिकुलर ऑफिस भी होगा? बेटा उसी ऑफिस को बोल देते हैं हम एम्बेसीज। जिस देश की एम्बेसी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब एक बात बताओ, यूएसए में कोई इंडिया की डोमेस्टिक वो है, आपकी एम्बेसी है। बेटा अगर कल को वहाँ के इंडियंस को कोई दिक्कत परेशानी होने लगी, वहाँ पे कोई अटैक करने लगा उन पे इंडियंस पे, तो क्या हमारी सरकार हाथ खड़े कर लेगी? नहीं जी नहीं, हम नहीं जानते इसको। कर लेगी या नहीं करेगी? बत्रा जी करे कर लेगी? नहीं करेगी? चलो नहीं करेगी। हमारी इंडिया की सरकार हाथ खड़े नहीं करेगी कि नहीं हम इसे नहीं जानते, वो जानते हैं हमें। तो बेटा क्या वो इंडिया के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं? यस सर। तो क्या उन्हें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर करूं या यूएसए या कनाडा की उसमें करूं? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज करा, जिस देश की एम्बेसी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखना, जिस देश की एम्बेसी किसकी थी? यूएसए की थी। तो बेटा क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? आयशा नहीं है। यूएसए, सॉरी अनुषा,
ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर करा जाएगा? सपोज सर अब ये यूएसए है, ये क्या है बेटा? यूएसए। हमारी इंडिया की एम्बेसी यहां पे है, तो क्या इस इंडिया की एम्बेसी जो हमारी बाहर यूएसए में है, क्या वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है? किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो बेटा इसीलिए एक बात बताइए, अब सपोज इंडिया में यूएसए की एम्बेसी थी, तो वहां पे वर्कर्स यूएसए वाले ही होंगे, जो स्टाफ होगा वो यूएसए भी तो होगा। तो क्या मेरे लिए वो फॉरेन स्टाफ है या नहीं है? यस सर है। सिमिलरली अगर यूएसए में कोई इंडियन एम्बेसी है, बेटा उन यूएसए वालों के लिए क्या हमारे इंडियंस फॉरेनर्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? यस सर कहलाएंगे। तो बेटा जब एम्बेसी ही उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है जहां से वो बिलोंग करती है, तो बेटा उसके स्टाफ भी तो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी है, नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होंगे। एक बार पॉइंट पढ़िए दोबारा, क्या लिखा हुआ है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते। किसके, किस में काउंट नहीं होंगे? बेटा हमारे इंडिया में तो काउंट होंगे, बाहर के नहीं कहलाएंगे। ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपको खुद समझ के चलना है। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडिया के तो वो रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट, बट वो यूएस से अमेरिका के नहीं है, ठीक है? तो स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना, क्या ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे यूएसए वाले? क्यों सर? क्योंकि सर एम्बेसी जो है वो भी यूएसए की है, और जिस देश की एम्बेसी वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी, और सर स्टाफ भी वहीं कहीं कंसिडर करा जाएगा, भले वो 1 साल से ऊपर रह रहे हो या 10 साल से रह रहे हो। फर्स्ट कंडीशन मेट आउट हो गई, इंडिया में है एम्बेसी, बट क्या सेकंड मेट आउट हो रही है? नहीं होगी। बेटा एम्बेसी जहाँ की होती है ना, उनका खर्चा भी वही लोग भेजते हैं। इंडिया में कोई यूएसए की एम्बेसी है तो यूएसए वाले खर्चा भेजेंगे। तो सर एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मोर देन 1 ईयर है, बट सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, इसीलिए इसे कंसिडर नहीं करा जाता इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट में। और बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बेटा कौन कौन सी होती हैं? WHO एंड UNO। बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो सबको पता ही होगा। सर UNO बता दो क्या होता है? बेटा UNO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारा सेटअप करी गई थी। पूछता नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बता ऐसी बात मत करो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेटअप करी गई, मोर देन 51 कंट्रीज ने इसे सेटअप करा था। क्यों? बेटा लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे देश में, अभी भी रिसेंटली सिनेरियो बना था ऐसा लड़ाई का, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का। तो क्या फाइनली लड़ाई या वर्ल्ड वॉर 3 अनाउंस हो गई? नहीं सर। बेटा UNO का यही काम होता है, ग्लोबल पीस बना के रखना, देश में शांति बनाए रखना। क्यों सर? अगर लड़ाई झगड़े हो गए ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी। कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, कुछ एरियाज कम डेवलप्ड होंगे, कई जगह तो बर्बादी हो जाएगी। सर सरकार कहाँ कहाँ पैसा लगाएगी? सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ का, यानी इकोनॉमी हमारी ग्रो करे, GDP बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, सब चीज़ बढ़े, सर वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। सर इसीलिए UNO जो है वो हमारा ग्लोबल पीस मेंटेन करने का काम करता है। तो बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर सपोज कोई UNO या WHO हमारे इंडिया में है, बेटा मेन ऑपरेट कहाँ से करी जा रही है? सपोज अमेरिका से करी जा रही है, तो मेन हेडक्वार्टर उसका अमेरिका में है ना, तो उसका खाना कमाना खर्चा सब वहीं से चलता है, भले वो इंडिया में ही क्यों ना रह रही है। तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं इंडिया का रेजिडेंट मान लूँ? नो सर, इंडिया का रेजिडेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा, ये एक्सेप्शन है बेटा। बेटा एक बात बताओ, जब यही लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करे जा रहे, तो क्या इनके एम्प्लॉइज काउंट करे जाएंगे? फिर सोचो। अब मुझे एक बात बताना, वही क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका के UNO में है, UNO यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में सेटअप हो रखी है, पर उसमें इंडियन काम कर रहा है, लेकिन उसे 1 साल से कम हुआ है, कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? इंडिया का। क्यों? काम कर रहा है, 1 साल हुआ, ये भी पूरा सेटल। बट उसका खाना कमाना खर्चा कहाँ से चल रहा है? सेटिस्फाई हुई ना, दोनों नहीं हुई अभी। भाई मारने के लिए चल रहे हैं, हजार एक ही हुई है। एक ही हुई है, अभी दो नहीं हुई, जब दोनों हाँ हो जी, जाएंगी तब वो जब दोनों हो जाएंगी। बेटा देखो सुनना ईशल, मैंने गलत बताया था, मैं मेरे मुंह से गलत निकल गया था उस टाइम पे कि खाना कमाना खर्चा उसका इंडिया से ही चल रहा है। नहीं, वो चीज गलत थी बेटा, खाना कमाना खर्चा तो उसका अमेरिका से ही चल रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहाँ उसका बट क्या उसे 1 साल से ऊपर हो गया इंडियन पर्सन को वहां पे? नहीं सर। तो और हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करने के लिए कौन सी कंडीशंस? क्या एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल? दोनों होनी चाहिए। क्या दूसरी हो रही है? मैंने मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली लेस देन 1 ईयर।
तो सर दूसरी यानी फर्स्ट वाली कंडीशन तो मेट आउट नहीं हो रही, ये वाली हो रही है सर। बट सर हमें तो दोनों चाहिए ना, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए। अगर सर 1 साल से ऊपर हो जाता उस पर्सन को, तो मैं उसको अमेरिका का रेजिडेंट मान लेता, इंडिया का निकल आता था। ईशल डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है सबका? पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आयशा ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हम लोग? समझ में आ रहा है? चलो समझ में आना चाहिए वैसे। हाँ जी है अनुषा, हाँ जी जॉब करता है। कौन कहाँ पे यूएनओ? चलो अमेरिका में, 1 मिनट, अमेरिका में यूएनओ है, ठीक है मान लिया। यानी आप कह रहे हो इंडिया का कोई पर्सन है वो अमेरिका के यूएनओ में काम कर रहा है। बेटा क्या, मेरे को अब एक बात बताइए, क्या 1 साल से ऊपर हो चुका है इस पर या नहीं हुआ है? मुझे बस ये जानना है। नहीं हुआ, क्या फर्स्ट कंडीशन मेट आउट हो गई? क्या इसे नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का मान लो? मान लो सर। अगर सर 1 साल से ऊपर हो जाता, बेटा देखो सुनो, इंडियन वर्क कर रहा है यूएनओ में अमेरिका के, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके साथ है? अमेरिका के साथ। बट सर क्या 1 ईयर से ज्यादा हुआ? नो सर, तो इसीलिए उसे इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा। बेटा देखिए, आप कह रहे हो इंक्लूड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। अगर चलो यूएनओ नहीं है, कोई कंपनी अमेरिका की वैसे ही है, आप यूएनओ हटा दीजिए, अमेरिका की कोई कंपनी में इंडियन काम कर रहा है 1 साल से कम, अब क्यों इंडिया का है? यूएनओ बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वो अमेरिका की हो, बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे अगर इंडिया में है तो वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, बाहर वालों का है। हो सकता है वो अमेरिका का ही हो, अमेरिका के थ्रू ही ऑपरेट करा जा रहा हो, हेडक्वार्टर अमेरिका में ही हो। अब क्लियर है? नहीं हो रहा क्लियर? आप कह रहे हो कि यूएनओ और डब्ल्यूएचओ सर हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। बेटा मैं कह रहा हूँ कब नहीं है, जब वो हमारे इंडिया में है, यानी वो ऑपरेट करा जा रहा है कहीं बाहर से। हो सकता है अमेरिका की हो वो कंपनी, इसे अमेरिका की कंपनी मान लो ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की कंपनी है, अब इंडिया उसमें काम कर रहा है लेस देन 1 ईयर, कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट? अमेरिका का, इंडिया का? इंडिया का। सर अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो अमेरिका का मान लो। सर दोनों कंडीशन मेट आउट हो गई। आइए बेटा, बेटा क्लियर है? ईशल, बत्रा जी, हाँ जी, कॉन्सेप्ट करा दो और छुट्टी कर दो। 6:42 है बेटा, मैं दूसरा फोन मिले के आया हूँ, एक तो रिकॉर्डिंग में रखता है। चल रहे हैं बस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिविजन कराना बहुत जरूरी है। बताते हैं कल डिसाइड करेंगे। नहीं मैंने कर दिया है वो सारी डेटा शीट, जो डेटा मेरा एक्सेल पे मेंटेन है ना लैपटॉप पे। 3 टेस्ट है सर। एक टेस्ट में आपने एंड किए थे। हाँ वो तो उसमें मेरीन थी भाई। पहला देखो वीकली टेस्ट 1 जो हुआ था उसमें मेरीन ने टॉप करा था। हमारा जो जितने भी वीकली टेस्ट होंगे उसके बेसिस पे हमारा परफॉर्मर ऑफ द मंथ निकलेगा, उसको हम कैश प्राइजेस देते हैं। पर सेकंड वाला जो हमारा वीकली टेस्ट 2 हुआ था उसमें मैं, हाँ जी, उसमें मैंने स्पेसिफिकली 200 का कैश प्राइस अनाउंस कर दिया था कि जिस बच्चे के फुल आएंगे उसको मिलेगा। बट मुझे लगा बच्चों ने मेहनत ज्यादा करी है, फुल तो किसी के नहीं थे, बट मैंने फिर भी 200 रुपए का कैश प्राइस आप लोग को दे दिया था। किसको मिला था? मेरीन को मिला था सर। जिसने टॉप करा है उसी को तो मिलेगा। मेरीन ने टॉप करा, मेरीन को मिला था, उसकी वीडियो मैंने डाली तो है। अब मंथली में जो भी निकलेगा, नहीं, उसमें तीनों टेस्ट काउंट होंगे, उसके बाद परफॉर्मर ऑफ द मंथ निकलेगा मई मंथ का। तीनों काउंट होंगे सर। वो तो सेकंड वाले के लिए स्पेसिफिकली मैंने 200 का निकाल दिया, निकालना थोड़ी ना था हमें ना। कैश प्राइजेस, हम कैश प्राइजेस देते हैं, कुछ बताया था मैंने आपको। मेरीन ने सेकंड वाले टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, फर्स्ट में भी वही टॉपर थी। बट मैंने क्या करा, मैं कहा जिस बच्चे के फुल आएंगे सेकंड वाले टेस्ट में, क्योंकि 4 क्वेश्चन थे, तो मैं उसको 200 रुपये का कैश प्राइस दे दूंगा। अब फुल तो किसी के आए नहीं, बट सब बच्चों ने मेहनत अच्छी करी थी, और जो जिसने टॉप करा था उसको मैंने कैश प्राइस दे दिया। प्लस परफॉर्मर ऑफ द मंथ जो निकलेगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। सर सेकंड और थर्ड नहीं है सर, मेहनत कीजिए, फर्स्ट सही है ना, जो हमने मेहनत करी थी फर्स्ट आया था, थर्ड टेस्ट में। चलिए सुनो बेटा एक बार फटाफट से अपने नोट्स ओपन कीजिए। आप लोग बातों में ऐसे ही लगा देते हो, आगे ऐसे ही निकल जाए लेक्चर। मैं ये भी कैंसिल कर दूंगा। बेटा पढ़ो, फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कौन? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। बेटा हो सकता है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो,
अपना इलाज कराने आया, इलाज कराएगा और चला जाएगा वापस। अरे आप कहाँ पहुँच गए? क्या नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर कर लो उसको इंडिया का? नहीं कर सकता। सर ताजमहल देखने आया है, 3 महीने रुक गया, कहाँ का रेजिडेंट है? हमारे इंडिया का, बाहर का? बाहर का। बेटा हो सकता है वो छुट्टियां मनाने आया हो, सर 2 दिन छुट्टियां मनाई और वापस चला जाएगा। हो सकता है आईपीएल या स्पोर्ट्स देखने आया हो, कोई स्पोर्ट्स देखेगा और वापस चला जाएगा। तो हमारे इंडिया का रेजिडेंट नहीं कंसिडर करे जाएंगे फॉरेन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स वगैरह। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, जिस देश की एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो बेटा स्टाफ भी कहाँ का होगा? वहीं का होगा, हमारे इंडिया का नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी? WHO, यूएनओ, अगर हमारे इंडिया में है तो उसको हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा इंडिया का। सर अगर उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सर नहीं कंसिडर करे जाएंगे, पर सर अगर उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया तो उन्हें वहां का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ एस्टैब्लिश इन इंडिया, इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ एस्टैब्लिश इन या सेटअप इन इंडिया, कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? बताओ क्यों? सर यूएनओ है, हमारे देश की तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, चलो सर मान लिया, बट सर उसका स्टाफ यानी उसमें एम्प्लॉय काम कर रहा है, सर वो भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसे 1 साल से ऊपर ना हो जाए। बेटा इंडियंस ही तो काम कर रहे हैं, क्या इंडियंस को इंडिया में रहते हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ होगा? बेटा 10 साल से रह रहे हैं। तो सर एक्सेप्शन हो गया कि 1 साल से ऊपर हैं, भले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। हालांकि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर करे जाएंगे, यूएनओ WHO उसके एम्प्लॉयज भी नहीं कंसिडर करे जाएंगे, पर सर अगर उसको पर्सन को 1 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए इंडियन को उसी यूएनओ में, तो सर वो वहीं का रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा। बेटा इंडियंस तो हमारे यहीं के ही है ना, इंडिया के, भले वो यूएनओ में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो ही चुका है, इसीलिए वो इंडिया के कंसिडर करे जाएंगे। देखिए बेटा आगे, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स। कमर्शियल ट्रैवलर्स कौन होते हैं? जो किसी बिजनेस मीटिंग वगैरह से जाते हैं बाहर। बेटा बिजनेस मीटिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे कौन है दूसरे? सीजनल वर्कर्स। नेपाल से कोई यहाँ पे आ गया इंडिया में, बेटा सीजन काम करेगा और वापस चला जाएगा। क्या 1 साल से ऊपर रुका? नहीं सर, उनने लेकिन कमाया तो यहीं से, सर कमाया तो उसने यहीं से, बट 1 साल से ऊपर हुआ क्या उसे? नहीं सर, 1 साल से ऊपर नहीं हुआ तो इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं है, वो नेपाल का ही है। आओ बेटा बॉर्डर वर्कर्स। बेटा बॉर्डर वर्कर्स अगर इंडिया के हैं, वो बाहर जाएंगे, उस देश में काम करेंगे और वापस इंडिया में आ जाएंगे। या कोई नेपाल के बॉर्डर वर्कर्स हैं, वो इंडिया में आएंगे, वो यहाँ पे काम करेंगे और वापस नेपाल चले जाएंगे। सर खाना कमाना तो चल रहा है उनका इंडिया से, बट सर 1 साल से ऊपर नहीं रह रहे इंडिया में, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया काउंट कर लो? नहीं सर, वो नेपाल के काउंट होंगे। बेटा ये एक्सेप्शंस थे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करें। एक्सरसाइज देखो फटाफट से एक्सरसाइज देखो, नीचे लिखी हुई है, मैं ही करा रहा हूँ, आप लोग तो करके आए नहीं हो। बेटा लड़के रहे हो, चलो आओ फटाफट से बताओ। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी यूएसए। बेटा देश के रेजिडेंट है हमारे, या नहीं है? आयशा क्यों है? सर इंडिया से हैं, और सर एम्बेसी है, एम्बेसी के ऊपर लिख देना जिस देश की एम्बेसी वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी, जिस देश की एम्बेसी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बेटा एक्सेप्शन था ना डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो बेटा स्टाफ यानी फॉरेन स्टाफ हो गया, एम्बेसी का तो हमारे देश के कंसिडर करा जाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के, लिख लेना आगे, यस नॉर्मल रेजिडेंट है। जापानीज टूरिस्ट हु वर्क या हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ। बेटा 2 महीने के लिए आया है और वापस अपने जापान में चले जाएगा। जापान या जापान? जापान, ठीक है बेटा, जापान से आया है, जापान से यहाँ पे आके काम कर रहा है या रुक रहा है, 2 महीने के लिए रुका और 2 महीने बाद वापस चले जाएगा। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, देखो वो एग्जांपल आ गया, लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। नो सर, खाना कमाना तो वहीं से चल रहा है, बट 1 साल से ऊपर नहीं हुआ। अगर 1 साल से ऊपर हो जाता तो अमेरिका का रेजिडेंट था, तो बेटा नो, ये हमारा कहाँ का रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा? इंडिया का। तो उसमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्या इंडिया का रेजिडेंट है? तो यस लिखेंगे आप, यस नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करा जाएगा, अमेरिका का नहीं करा जाएगा। देखिए बेटा 5th वाला, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। बताओ बेटा। यस अगर ये यूएनओ होता, WHO की जगह यूएनओ होता, तब भी कंसिडर करा जाता, तब भी सर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करा जाता। बेटा फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल। बेटा ताजमहल देखेगा और वापस चले जाएगा, ये लिख लेना आगे, ताजमहल देखेगा और वापस चला जाएगा। तो क्या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है? नो सर, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग टू हज पिलग्रिमेज। बेटा इंडियन मुस्लिम्स हज के लिए जाते हैं सऊदी अरेबिया। सुनो बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। इंडियन मुस्लिम्स हज के लिए जाते हैं, तो क्या हमेशा के लिए वहीं रुकते हैं? बेटा जो भी उनके रिचुअल्स हैं 2 महीने के, 3 महीने के, कुछ दिन के, वो वहाँ पे कंप्लीट करकर वापस इंडिया आ जाते हैं। तो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हुए?
इंडिया के, क्योंकि सर खाना कमाना खर्चा भी यहीं से चल रहा है, प्लस 1 साल से ऊपर भी यहीं पे रह रहे हैं। चलिए बेटा, ये हमारा हो चुका है। डोमेस्टिक टेरिटरी की चर्चा हम कुछ कल कर लेंगे। 4th वाला, इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट लेस देन 1 ईयर है? बस बेटा 652 हो चुके हैं। बैच हमारा यहीं ओवर हो रहा है। बैच नहीं, सॉरी, क्लास हमारी। बेटा बैच नहीं खत्म करना। चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।